राजू के जीवन का वह दिन सबसे दुखदाई था जिस दिन उसकी पत्नी अचानक ही चल बसी थी। उसे सारी दुनिया वीरान नजर आने लगी थी। जीवन का रस ही चला गया था। वह अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ गई, एक लड़का और एक लड़की। उनके नाम भोलू और चीनू थे। भोलू भी चीनू से राजू अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता था। चीनू एक प्यारी सी चतुर बच्ची थी। धीरे धीरे राजू के दिल में पत्नी की मृत्यु का गम कम होने लगा था। पेशे से वह एक लकड़हारा था। उसे प्रतिदिन लकड़ियां काटने जंगल में जाना पड़ता था। अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए वह दिन भर काम किया करता था। एक दिन बच्चों ने अपने पिता से शिकायत की कि जब वह काम पर होता है तो घर में उनका दिल नहीं लगता, उन्हें अकेलापन सताता है। उनके यह बात सुनकर राजू को बहुत दुख हुआ। वह बच्चों की समस्या समझ गया था। इसी विषय पर एक दिन उसने अपने मित्र मोहन से विचार विमर्श किया कि किस प्रकार बच्चों का अकेलापन दूर किया जाए। वह काम भी नहीं छोड़ सकता था, वरना गुजारा कैसे चलता। काफी सोचने के बाद मोहन ने राजू को दूसरा विवाह करने की सलाह दी। उसका विचार था कि भोलू व चीनू की उम्र के बच्चों की देखभाल करने के लिए एक माँ की आवश्यकता थी। राजू को कभी दूसरा विवाह करने का विचार तक नहीं आया था, परंतु भोलू और चीनू की खातिर उसे दूसरा विवाह करने का विचार करना ही पड़ा। बच्चों के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। परिणाम स्वरूप वह विवाह करके नई पत्नी ले आया, भोलू व चीनू की सौतेली माँ। राजू को आशा थी कि अब उसकी वे और बच्चों की सारी समस्या हल हो जाएगी। राजू की नई पत्नी ने घर गृहस्थी संभाली। राजू सुबह ही लकड़ियां काटने के लिए घर से निकल जाता। घर में चलाने के लिए भी वह लकड़ियां इकट्ठी कर गट्ठर बांधकर ले आता। अब वह बच्चों की चिंता से मुक्त होकर अधिक काम करने लगा, ताकि घर का नई पत्नी के कारण बड़ा खर्चा उठा सके। और धीरे धीरे सब ठीक चलने लगा। भोलू व चीनू भी खुश नजर आते थे। 1 साल तक इसी प्रकार सब प्रसन्न व सुख चैन से रह रहे थे। परंतु जैसे ही नई पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, स्थिति बदलने लगी। पत्नी का स्वभाव नया रंग दिखाने लगा। अब भोलू और चीनू के प्रति उसका प्रेम समाप्त हो गया था। कभी कभी वह उन्हें बिना कारण भी पीट देती थी। उसने उन्हें पूरा खाना देना भी बंद कर दिया था। बस थोड़ी सी रूखी सूखी रोटियां झल्लाते हुए उन्हें पकड़ा देती थी। उसने बच्चों को नहलाना धुलाना भी छोड़ दिया था। भोलू भी चीनू को पहनने के लिए भी फटे पुराने वे मैले कपड़े मिलने लगे। यह सब राजू की आंखों से छिपकर हो रहा था। लेकिन एक दिन राजू को अपनी नई पत्नी की सारी हकीकत पता चल गई। लेकिन करता भी क्या, वह बेबस था। वह पत्नी से झगड़ा करके उसका स्वभाव और चिड़चिड़ा वे झगड़ालू नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि बात और बिगड़ सकती थी। शादी के बाद ही तो राजू को पता लगा था कि उसकी नई पत्नी का हृदय कितना कुटिल व स्वार्थी है। वह बात बात पर उसे भोलू व चीनू को लेकर ताने मार दिया करती थी। वह इस और भी इशारा करती थी कि उसकी एक छोटी सी कमाई से इतने सारे जनों का पेट नहीं भर सकता। किसी न किसी विषय को लेकर वह चिक-चिक किया ही करती रहती थी। एक रात भोलू ने अपनी सौतेली माँ तथा पिता को बातें करते हुए सुना। सौतेली माँ उन दोनों बच्चों से पीछे छुड़ाने के लिए कह रही थी कि राजू, अब तो हद ही हो गई है। मैं 3-3 बच्चों की देखभाल कैसे करूंगी? यह मेरे बस का नहीं है। मेरा अपना बच्चा भी है, मुझे उससे फुर्सत नहीं मिलती। अपनी पहली पत्नी के बच्चों को कहीं और ले जाओ या घर से चलता करो। इतना खाना भी तो नहीं है यहाँ पे। अब या तो वे इस घर में रहेंगे या फिर मैं, वरना मैं अपने बच्चे को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। अपने पिता का उत्तर सुनकर तो भोलू पर बिजली ही गिर गई। वह कह रहा था, ठीक है भगवान, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम चाहती हो। फिर भी मैं विनती करूंगा कि तुम अपने फैसले पर दोबारा विचार करो। सोचो, इतने छोटे बच्चों को जंगल में खतरनाक जानवरों के बीच बेसहारा छोड़ना कितना क्रूर कार्य होगा। प्रिया, उन पर तरस खाओ और अपनी जिद छोड़ दो। मेरा निर्णय अंतिम और अटल है, सोच लो, पत्नी ने तीखे स्वर में कहा। ठीक है, जैसा तुम कहती हो, राजू ने ठंडी आह छोड़ते हुए कहा। यह भोलू के लिए जबरदस्त झटका था। वह आने वाली समस्या का हल सोचने लगा। अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसे शायद हल मिल गया था। वह चुपचाप घर के बाहर गया और उसने बहू से सफेद कंकड़ चुनकर अपनी जेबों में भर लिए। ऐसा करने के बाद वह भीतर जाकर चुपचाप अपने बिस्तर पर सो गया। अगले दिन सुबह राजू ने भोलू और चीनू को जगाते हुए कहा, बच्चों, आज तुम दोनों मेरे साथ जंगल चलोगे। जंगल में हम मजा करेंगे। वह अपने बच्चों से आंखें नहीं मिला पा रहा था। वह आगे बोला, अपना नाश्ता जल्दी जल्दी कर लो। सुबह सुबह ही घर से निकलना ठीक रहता है। जंगल में तुम्हें खेलने के लिए खरगोश, गिलहरी और हिरन भी मिलेंगे। खूब मस्ती करना। वहाँ जंगली फल और स्वादिष्ट गिरिया भी मिलती है। भोलू तो सच्चाई जानता ही था। उसने अपने पिता की ओर आशापूर्ण नजरों से देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। वह अपना नाश्ता ठीक से न खा पाया। राजू बच्चों को जंगल में ले गया। वहाँ उन्हें खेलने के लिए कहा और स्वयं लकड़ियाँ काटने लगा। बच्चे बेमन से खेलते रहे।
वह सारा दिन लकड़ियों की कटाई में लगा रहा। जब दिन ढला और शाम होने लगी तो उसने लकड़ियों का गट्ठर बांधना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने कुछ सूखी टहनियां वे पत्ते इकट्ठे कर कर उसमें आग लगा दी। उससे बच्चों का सर्दी से बचाव होगा और जंगली जीव भी आग के कारण निकट नहीं आएंगे। बच्चे आग सेकने लगे तो वह बोला, बच्चों यहीं रहना, मैं कुछ समय में लौट आऊंगा और तुम्हें घर ले चलूंगा। ऐसा कहकर उसने लकड़ी का गट्ठर कंधे पर लादा और चला गया। भोलू और चीनू जमकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। अंधेरा घिर गया। पिता को तो लौटकर आना ही नहीं था। आखिर भोलू ने मुंह खोला जब उसने अपनी बहन चीनू को चिंता में डूबा देखकर इधर उधर डरी आंखों से देखता पाया। चीनू, मुझे नहीं लगता कि पिताजी घर ले जाने के लिए हमें आएंगे। सौतेली माँ ने उन्हें हमें यहाँ छोड़ने के लिए मजबूर किया था। पर चिंता ना करो, मैं उनकी योजना जानता था। मैंने जेबों में सफेद कंकड़ भर रखे थे। सारे रास्ते उन्हें गिराता आया हूँ। इससे हमें घर का रास्ता खोजने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वह पूर्णमासी रात थी। चारों ओर चंद्रमा का दूधिया सा प्रकाश फैल गया था। चांदनी में भोलू द्वारा गिराए गए कंकड़ मोतियों की तरह चमक कर उन्हें घर का रास्ता बता रहे थे। उन्हें घर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। सौतेली माँ ने जब चीनू व भोलू को दरवाजे पर खड़ा पाया तो उसे घोर आश्चर्य हुआ। उसे बच्चों की लौटने की आशा बिल्कुल नहीं थी और राजू भी चकरा गया। परंतु मन ही मन में उसे राहत मिल रही थी और खुशी भी थी। 2 दिन शांति के साथ बीते। तीसरे दिन राजू की पत्नी ने फिर उसे उकसाना शुरू कर दिया। इस बार उनकी बात चीनू ने सुनी। वह फिर बच्चों को जंगल में छोड़ के आने के लिए कह रही थी। चीनू ने अपने भैया भोलू को जगाया, जो कि आराम से सो रहा था। चीनू ने बताया, भोलू भैया उठो, आंखें खोलो। सुनो, सौतेली माँ पिताजी से क्या कह रही है। वह हमारे विरुद्ध उन्हें भड़का रही है। दोनों ने कान लगाकर उनकी बातें सुनी। माँ कह रही थी, राजू देखो, अब बात मेरी सहन शक्ति से बाहर होती जा रही है। उस दिन तुम उन्हें दोनों को जंगल में नहीं छोड़कर आए थे। तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुमने उन्हें यहीं आसपास छिपा दिया था और उन्हें बाद में आने के लिए कह दिया होगा, वरना वे यहाँ तक कभी किसी के द्वारा रास्ते दिखाए नहीं आ सकते थे। भोलू ने फिर से वही कंकड़ वाला तरीका आजमाने की सोची। जैसे ही उसने कंकड़ इकट्ठा करने के लिए बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला, वह चौंका। दरवाजा बाहर से बंद किया गया था। शायद उनकी सौतेली माँ को कुछ संदेह हो गया था, इसलिए उसने बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया था। अब कुछ नहीं हो सकता था। उन्हें सुबह ही जगा दिया और नाश्ता परोसा गया। पिता ने फिर से वही बात दोहराई, बच्चों आज भी तुम दोनों को मेरे साथ जंगल चलना पड़ेगा। जल्दी जल्दी नाश्ता समाप्त कर लो, फिर हम तीनों चलेंगे। राजू की आवाज में दुख था। मन ही मन में वह लज्जित था। इस बार पत्नी ने उसे आदेश दिया था कि उन दोनों बच्चों को जंगल में कहीं दूर छोड़कर आना। राजू ने कंधे पर कुल्हाड़ी रखी और आगे आगे चलने लगा और दोनों बच्चे पीछे पीछे चुपचाप चल रहे थे। भोलू रास्ते में रोटी के छोटे छोटे टुकड़े चोरी से गिराता जा रहा था। नाश्ते के समय उसने नजर बचाकर एक रोटी चुपचाप जेब में छिपा ली थी। जंगल में फिर वही नाटक दोबारा खेला गया। राजू बच्चों से कुछ देर में आने का वादा कर कंधे पर लकड़ियां लादकर वहां से चला गया, लेकिन इस बार भाग्य बच्चों के विरुद्ध था। भोलू ने रास्ते में जो रोटी के टुकड़े गिराए थे उन्हें चींटियां और चिड़िया खा गई थी। अब रास्ता दिखाने वाला कोई निशान नहीं था। बच्चे रास्ता भटक गए और असहाय होकर इधर उधर घूमने लगे। चीनू ने आंखों में आंसू भरकर कहा, भैया अब हम क्या करेंगे। हम कभी घर नहीं लौट पाएंगे। इस जंगल के जानवर तो हमें खा लेंगे। मुझे डर लग रहा है भैया। भोलू ने अपनी बहन को दिलासा देने की कोशिश की। बहना हिम्मत मत हार, हमें हौसला बनाए रखना होगा और रास्ते की तलाश जारी रखनी होगी। याद रख, भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। परंतु रास्ता ढूंढ पाना आसान नहीं था। वे भटकते रहे और निराश होकर रोने लगे। फिर एक दूसरे को हिम्मत देकर आगे चल देते। घूमते घामते वे जंगल के एक छोर पर आ गए, जहाँ आगे सपाट जगह थी। अचानक चीनू को सामने कुछ नजर आया और वह उछल पड़ी। भैया भैया देखो देखो, वहाँ दक्षिण की ओर एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है। भोलू ने भी उस ओर देखा। चीनू जिस ओर संकेत कर रही थी वहाँ सचमुच ही एक घर था। उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अभी कुछ देर पहले तक वे निराशा थे, परंतु अब आशाओं से वे भर उठे थे। दोनों उसी ओर दौड़े जहाँ उन्हें वह घर नजर आ रहा था। उन्होंने पाया कि जंगल के बीच खाली जगह में वह अकेला घर खड़ा है और घर था बड़ा अजीब, ऐसा जैसे उन्होंने ऐसा घर कभी ना देखा हो और ना कभी कल्पना की हो। घर की दीवारें चॉकलेट से बनी थी, छत बर्फ के टुकड़ों की थी, खिड़कियों की चौखट केक की थी और दीवारों पर टॉफी और लॉलीपॉप्स की चित्रकारी की गई थी। भोलू और शीनू आश्चर्य आंखें फाड़कर उन्हें देखने लगे। उन्होंने घर में प्रवेश किया, तभी वहाँ खटका हुआ तो उन्होंने हड़बड़ाकर आंखें खोली।
एक बूढ़ी स्त्री उन्हें घूर रही थी। उसके हाथ में एक मुड़ी हुई छड़ी हुई थी। चीनू और भोलू डर के मारे थरथराने लगे, परंतु बूढ़ी औरत ना तो बिगड़ी और ना ही क्रोधित हुई। बोली, मेरे प्यारे बच्चों, डरो मत, मैं तुम्हारी नानी की भांति हूँ। जरा अपने नाम बताओ बच्चों। मेरा नाम भोलू है और यह मेरी बहन चीनू है, भोलू ने उत्तर दिया। कितने प्यारे नाम है। बुढ़िया ने उन दोनों के बालों में हाथ फेरा। वह उन्हें बड़े प्यार से देख रही थी और बच्चों के दिल से भी सारा डर जाता रहा, क्योंकि बुढ़िया के प्यार ने उन्हें गदगद कर दिया था। उसके बाद चीनू और भोलू बुढ़िया के साथ ही रहने लगे। वह बुढ़िया भी उन दोनों को खूब खिलाती पिलाती थी, लाड दुलार करती थी और उन्हें खुश रखती थी। एक ही महीने में दोनों बच्चे खूब चिकने और मोटे ताजे हो गए। वह बुढ़िया वास्तव में एक क्रूर जादूगरनी थी। लाडली नानी होने का तो वह नाटक कर रही थी। वह सदा अपने पास जो टेढ़ी मेढ़ी छड़ी रखती थी, वही उसके सारे जादू की चाबी थी, उसकी जादुई शक्ति थी। बुढ़िया की सच्चाई धीरे धीरे बच्चों के सामने खुलने लगी। भोलू ने एक दिन अचानक बुढ़िया को उस छड़ी से एक शेर को चूहा बनाते देख लिया था। फिर उसने उस चूहे को भूनकर खा लिया था। चूहे का खाना जादूगरनी को बहुत पसंद था और वह भोलू और चीनू को भी खाना चाहती थी, इसलिए उन्हें इतना खिला पिला रही थी ताकि वह मोटे हो जाएं, उनके शरीर पर स्वादिष्ट मांस चर्बी चढ़ जाए। बच्चे अब सारा नजारा समझ गए थे। वे इस ताक में रहते थे कि कभी बुढ़िया अपनी जादुई छड़ी के बिना उन्हें मिले और वे उसे दबोच ले। एक दिन दोनों बच्चों ने बुढ़िया को बड़बड़ाते सुना, थोड़े और मोटे हो जाने दो इन बच्चों को, तभी इनका भोजन करूंगी। बस कुछ दिन और, छड़ी फेरकर इन्हें चूहे बना दूंगी। बड़ी सी कढ़ाई में पानी चढ़ाकर उन्हें उबालूंगी। बहुत ही स्वादिष्ट शोरबा बनेगा। आहा, बहुत ही स्वादिष्ट। उस घर में एक बहुत बड़ा पिंजरा भी था। एक दिन वह अपनी जादुई छड़ी को छोड़कर पिंजरे में घुसी और अंदर कुछ जांच करने लगी। बच्चों के लिए यह एक सुनहरा मौका था। उन्होंने लपककर पिंजरे का पल्ला बंद कर दिया और उसकी बाहर से कुंडी लगा दी। खटका सुनकर बुढ़िया ने चौंकते हुए मुड़कर देखा। देखते ही वह समझ गई कि उसे फंसा लिया गया है। वह अपने चेहरे पर प्यार भरा भाव लाकर मुस्कुराई और मीठी सी आवाज में बच्चों से बोली, बच्चों, तुम दोनों अपनी नानी से खेलना चाहते हो? क्यों, ठीक है ना? मेरा भी बहुत मन है तुम दोनों के साथ खेलने का। जरा मुझे वह बाहर पड़ी मेरी छड़ी पकड़ाना, मैं तुम्हें अपने जादू से खेल दिखाऊंगी। तुम दोनों को बहुत मजा आएगा। नाना, तुम नानी नहीं बल्कि एक जादूगरनी हो, हमें सब पता लग गया है। तुम हमें छड़ी फेरकर चूहे बनाकर खा जाओगी। तुम जिसे छड़ी कह रही हो वह तुम्हारी जादुई चाबी है। ऐसा कहते हुए भोलू ने छड़ी उठाई और धीरे से मंत्र की तरह बोला, ओ जादुई छड़ी, इस पिंजरे को बुढ़िया समेत ले जाकर बाहर धूप में रख दो। दूसरे ही क्षण पिंजरा घर के बाहर तपती धूप में पड़ा नजर आया। बुढ़िया भीतर से चिल्लाने लगी, ओ शैतान के बच्चों, मुझे इस पिंजरे से आजाद करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। अब वह पहले वाली प्यार भरे चेहरे वाली नानी जैसी बुढ़िया नहीं दिख रही थी। उसका रूप बदल रहा था। वह अपने असली रूप में आ रही थी। लंबी नाक, लंबे वे गंदे नाखून, लंबे लंबे बाल और मुंह में पीले दांत, झुर्रीदार चेहरा, पूरी डायन लगती थी वह। पर बच्चे डरे नहीं थे, क्योंकि एक तो वह पिंजरे में कैद थी और दूसरा जादू की छड़ी उनके कब्जे में थी। ओ जादुई छड़ी, भोलू ने दोबारा आदेश दिया, इस बुढ़िया को आइसक्रीम में बदल दे और धूप में पिघला दे। दूसरे ही क्षण बुढ़िया एक बड़ी सी आइसक्रीम में बन गई और पिघल रही थी। धूप तेज थी, इसलिए आइसक्रीम को पिघलते देर न लगी। चीनू बोली, बुढ़िया तो गई पानी में। भैया, अब हम घर कैसे पहुँचेंगे? भोलू ने विश्वास के साथ कहा, घबरा मत बहना, अब चिंता की कोई बात नहीं है। इस जादुई छड़ी की सहायता से हम कुछ भी कर सकते हैं। यह हमें घर तक भी पहुंचा देगी। तू जरा देखती जा। उसने छड़ी घुमाई और आदेश दिया, ओ जादुई छड़ी, एक बड़ा सा शेर पैदा कर जो कि हमारा मित्र जैसा हो। जो हम कहे वह करने को तैयार हो जाए। दूसरे ही पल एक बड़ा सा शेर उनके सामने आ खड़ा हुआ। वह पिल्ले की भांति अपनी दुम हिला रहा था। फिर उसने भोलू और चीनू के पैर चाटने शुरू कर दिया, जैसे वह उनका पालतू कुत्ता हो। भोलू ने जादुई छड़ी को एक और आदेश दिया, ओ जादुई छड़ी, हम तीनों को घर ले चल। यदि हमारी सौतेली माँ तुझे छूने की कोशिश करे तो लोहे की लाल गरम छड़ी बन जाना। किसी भी दशा में वह तेरा प्रयोग नहीं करेगी। पलक झपकते ही भोलू और चीनू और उनका साथी शेर अपने घर के सामने प्रकट हो गए थे। बाहर कोई नहीं था। भोलू ने घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। उनके सामने सौतेली माँ व उसका बच्चा था। माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह तो यही समझे बैठी थी भोलू व चीनू मर गए थे, क्योंकि 1 महीना बीत चुका था। उसका अनुमान था कि दोनों को शेर वेर खा गया होगा। अब वही सौतेले बच्चे उसके सामने खड़े थे। तभी उसने उनके पीछे एक बड़ा सा विशाल शेर खड़ा देखा। डर के मारे तो उसे लकवा मार गया। मुंह से चीख तक भी न निकल पाई। बस बुत बनी खड़ी पतराई आंखों से उसे देख रही थी।
शेर को देखकर घबराइए मत माँ, भोलू ने कहा। यह हमारा दोस्त है, किसी को भी बिना कारण कुछ नहीं कहता। हाँ, यह तो बताइए पिताजी कहाँ हैं? सौतेली माँ डर से थर-थर कांपते हुए बोली। वे तो जंगल गए हुए हैं लकड़ी काटने। भोलू ने छड़ी घुमाई। ओ जादुई छड़ी, हमें हमारे बाबा के पास ले चल। राजू लकड़ी काटने में व्यस्त था। सरसराहट की आवाज सुनकर उसने सिर उठाया। उसके सामने एक बड़ा शेर था। भोलू और चीनू भी वहीं खड़े थे। राजू ने तुरंत आंखें बंद कर ली। क्या मैं जागते में सपने देखने लगा हूँ? भोलू और चीनू के साथ एक बड़ा सा शेर, यह सब क्या है? यह क्या हो रहा है? चीनू बोली, बाबा तुम सपना नहीं देख रहे हो, सचमुच ही तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा भी बेटी खड़े हैं और यह शेर हमारा दोस्त है। जैसे ही राजू को विश्वास हुआ तो उसने दोनों बच्चों को छाती से लगा लिया। भोलू ने विस्तार से जंगल में उनके साथ जो घटा वह उसे कह सुनाया। राजू चुपचाप खड़ा उनकी बातें सुनता रहा। कैसी ही विचित्र घटना थी उसके बच्चों के साथ। सच है, जाको रखे न सैया, मार सके न कोई। राजू को सामान्य होने में कुछ समय लगा। उसने फिर दोबारा अपने बच्चों को सीने से लगा लिया, उन्हें चूमा और आंसू बहाकर अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप किया। मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, मुझे क्षमा कर दो। उसका गला भर आया। अपने पिता को रोते देखकर बच्चे भी रोने लगे। चीनू ने अपने फ्रॉक के कोने से आंसू पोंछते हुए कहा, ऐसा ना कहो बाबा, हम जानते हैं कि तुम हमसे कितना प्यार करते हो, तुमने सब मजबूरी में किया। राजू खुशी खुशी अपने बच्चों तथा शेर के साथ घर लौटा। सौतेली माँ ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वह समझ गई थी कि जो हो रहा है जादू का चक्कर है। भोलू जो छड़ी हाथ में पकड़े रहता है वही जादू की जड़ है, इतना तो वह समझ गई थी। वह इस ताक में रहने लगी कि किसी प्रकार जादुई छड़ी हथियार ली जाए। उसकी इच्छा हुई यदि जादुई छड़ी उसे मिल जाए तो दोनों सौतेले बच्चों को चूहा बना दूंगी और फिर उन्हें भूनकर खा जाऊंगी। शायद बुढ़िया जादू करने की आत्मा उसमें उतर आई थी। एक दिन सौतेली माँ को अवसर मिल गया। जादुई छड़ी कमरे में पड़ी थी। भोलू, चीनू और शेर बाहर जंगल के में खेलने में मगन थे और राजू भी काम पर जा चुका था। जैसे ही उसने छड़ी को हाथ लगाना चाहा, उसे छूते ही वह चिल्ला उठी। जैसे ही भोलू ने छड़ी को आदेश दिया था, वह लोहे की गरम लाल छड़ी बन गई थी और सौतेली माँ का हाथ जल गया था। उसकी चीख सुनकर भोलू वे चीनू खेलना छोड़कर घर की ओर दौड़े। उन्होंने अपनी सौतेली माँ को दाया हाथ पकड़ते हुए और हाय हाय करते हुए पाया। भोलू एक ही नजर में सब समझ गया था, फिर भी अनजान बनकर बोला, क्या हुआ माँ, तुम चिल्लाई क्यों? कुछ नहीं, मैं क्या जानूं, मैंने सफाई करने के लिए यह तुम्हारी छड़ी उठानी चाहिए तो मेरा हाथ जल गया। यह छड़ी? कहते हुए भोलू ने छड़ी अपने हाथों में उठा ली। उसे तो कुछ नहीं हुआ। सौतेली माँ उसे अविश्वास के साथ देखती रही। उसे सोच में डूबी छोड़कर बच्चे फिर से खेलने बाहर चले गए। सौतेली माँ ने भी फिर कभी वह छड़ी नहीं छुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।